हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड सर। गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज आ रही है और वीडियो शो हो रहा है? सभी लोग बताएं। जी सर, आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, तो सभी लोग क्लास के लिए रेडी हैं? सभी लोग आ गए हैं लगभग। देखते हैं। दीपाली जी, प्रदीप सर, सविता सिंह, शिवांगी सिंह, प्रिया जायसवाल। चलिए, सभी का स्वागत है। सभी को मैरी क्रिसमस। सभी लोग आ गए, एक लोग नहीं आए हैं, उनको भी कॉल कर देना। गुड इवनिंग एंड मैरी क्रिसमस सर। थैंक यू। और आपको भी। तो आज हम लोग यूनिट 10 डिस्कस करने वाले हैं ना। तो यूनिट 10 को जी डिस्कस सर। करने से पहले यूनिट 9 जो कल की डेट में हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग डिस्कस कर ले, जी सर। है ना। उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने कल की डेट में क्या पढ़ा था या प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, हेलो हेलो। हाँ सर। 2 सेकंड 2 सेकंड। जस्ट सेकंड, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज्वाइन करो। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग के सामने जो है यहाँ पर इससे पहले सबसे पहले हम लोग जानकारी देते हैं कि हम लोग ई शिक्षा संवाद समूह से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग की जूम क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब क्लासेस चलते हैं, जिसमें हम लोग एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। चाहे फिर वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी हो या नेट जेआरएफ की क्लासेस हो, सभी हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से फर्स्ट पेपर को भी यहाँ पर ध्यान में देकर उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की डेट में आपका एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं, जितने भी हम लोग के सिलेबस में आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जिस क्रम में बढ़ेंगे वह रहेगा फर्स्ट पेपर, कि फर्स्ट पेपर में हमारे क्या क्या आता है, उनसे रिलेटेड उनका छोटा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। क्लियर, उनका ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग के माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों के एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूछते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले शिवांगी सिंह जी हमको बताएंगी यार, कि शिवांगी सिंह बताएंगी कि इंडियन फिलोसफी में, वो वेस्टर्न फिलोसफी में वैयक्तिक रूप इंडिविजुअल कौन मानता है। अगर आ जाए कि इंडिविजुअल का कंसेप्ट जो है आपका वेस्टर्न फिलोसफी में कौन मानता है, तो अब आप बताइए अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सर। हेलो गुड। हाँ, गुड। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर। इंडिविजुअल। हाँ सर। हाँ, इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो अस्तित्ववाद करता है। अस्तित्ववाद करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहाँ पर अस्तित्ववाद करता है। फिर यहीं पर अगर पूछा जाए कि विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बात करी? यथार्थवाद ने। यथार्थवाद। यथार्थवाद विज्ञान। यथार्थवाद ने करी है। अब यहाँ पर हमको सविता सिंह जी बताएंगे कि सांग, इंडियन फिलोसफी में जो सांग दर्शन है, सांग दर्शन के स्टेप क्या होते हैं सांख्य दर्शन में? सर हाँ, बताएं। हाँ, सांख्य को दो भागों में बांटा गया, प्रकृति और पुरुष। देन पुरुष को हम लोग अकेला छोड़ देते, प्रकृति, महत, अहंकार। फिर यहाँ से तीन गुण जो है तीन गुणों में बांटा गया है, प्रकृति, महत, अहंकार। फिर उसके बाद से वो इंद्रिया हाँ, और ठीक है। सबसे पहले पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। एग्जाम में इसके आगे के स्टेप को नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो फिर सत, रज और तम के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेशन हो जाते हैं आपका। ठीक है, फिर इसके बाद हमको बताएंगे कि इसमें। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप सर, नमस्कार सर। आपसे भी पूछते भी
ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे सैल्वी वर्मा। सैल्वी वर्मा से वही क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एसएसए की स्थापना कब हुई थी? सर 2001 2002। ठीक है, 2001-2 में ना, 2001-2 में होगी। फिर इसके बाद इसमें आपको एक चीज और पूछते हैं आपसे, ठीक है। कल आपने यूनिट 9 पढ़ा होगा, तो यूनिट 9 में मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा, क्या पूछे इनसे पूछते हैं। हाँ, यूनिट 9 जब आपने पढ़ा होगा तो यूनिट 9 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी, क्या चीज था, मैंने पूछा 6 C's पढ़े थे ना आपने, 6 C। तो 6 C किसके अंतर्गत आते, केवल इतना जानना है, बाकी और कुछ नहीं जानना है कि 6 C किसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। सर TQM के अंतर्गत, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हाँ, शैलवी जी से पूछा था ना। सॉरी सर, सॉरी चलिए कोई बात नहीं। दीपाली जी बताएंगी 6 सिग्मा में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग, दीपाली जी बताए। 6 सिग्मा जो होता है, हाँ, उसमें डीमैक पढ़ते हैं, डीमैक पढ़ते हैं, और दूसरा लास्ट में डीवी जो जोड़ते हैं, उसमें डी और वी का बताइए क्या होता है फुल फॉर्म। डिजाइन और वैरायटी, डिजाइन वैरायटी होती है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें से प्रदीप सर हमको बताएंगे कि हम लोग जीन पियाजे को क्यों पढ़ते हैं ईटी में, जीन पियाजे को ईटी में हम क्यों पढ़ते हैं, प्रदीप सर बताएंगे हम लोगों को, बताएं। हम सुनने हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जीन पियाजे को पढ़ा जाता है। हाँ, क्यों पढ़ा जाता है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी जिसकी वजह से हम लोग ईटी में पढ़ रहे हैं उनको? सिद्धांत तो उनका दो है, एक नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन ईटी के बारे में मुझे नहीं पता है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया, जहां तक मेरा मानना है। जीन पियाजे ने क्या चीज? जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। यही तो मामला असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं वो पहले दिया है इन्होंने, जीन पियाजे ने। दूसरा सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, 6 बताए। यही तो मामला फंसा है। जी जी, ये फंसा है, लेकिन ये कहीं इसका प्रूफ है नहीं, तो कोई मानेगा नहीं। किताब एसपी गुप्ता सर की किताब खोल के देखिए, पहले दिया है जीन पियाजे ने दिया, उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जरूर देखेंगे। और कोई बताए कि ईटी में हम क्यों पढ़ते हैं जीन पियाजे को? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के लिए पढ़ते हैं। इसमें 3 स्टेजेस इन्होंने बताई। इसमें कितने स्टेप होते हैं, रुकिए नाम बताएंगे, सविता जी बताएंगे हमें कि इसमें कितने स्टेप होते हैं मुख्य रूप से। सर ये स्टेप नहीं पता, बस मॉडल पता है मुझे। कितने स्टेप होते हैं? सर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ना नहीं 3 स्टेप होते हैं। सेंसरी रजिस्टर होता है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक, ये पढ़ते हैं हम लोग मुख्य रूप से। क्लियर है ना यहाँ पर? चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को प्रिया जी बताएंगी। प्रिया जी हम लोगों को ये बताएंगे कि ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसमें हाई लेवल और लो लेवल क्या चीजें आती हैं, हाई और लो लेवल में। सर इवैल्यूएशन होता है आपके उसमें, सॉरी क्रिएटिविटी। हाँ, हाई लेवल सबसे पहले हाईएस्ट में बताएंगे, फिर लोएस्ट में बाद में बताएंगे। पहले हाईएस्ट में बताइए। क्रिएटिविटी फर्स्ट वाले में होता है, और मुझे उसका 3 वो नहीं याद आ रहा है। चलिए रुकिए, वेट मैं करता हूँ। शिवांगी जी बताएंगी, कल इन्होंने बताया था, आज फिर बताएंगी ये कि बताइए हाईएस्ट लेवल क्या होगा। सर मूल्यांकन पहले वाले में होता है, मतलब इवैल्यूएशन हो गया, दूसरे में है और बताएं शिवांगी जी। हाँ सही बता रही हैं, पूरे शिवांगी जी आप बताएं। ECN बताया था ना, ECN होता है, E का मतलब इवैल्यूएशन, C का मतलब कैरेक्टराइजेशन होता है, N का मतलब नेचुरलाइजेशन होता है। लोवेस्ट वाले में क्या होगा आपका, लोवेस्ट वाले में नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज के साथ में क्या आ जाएगा, रिसीविंग आएगी, रिसीविंग के साथ क्या आएगा आपका, इमिटेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए।
क्लियर सभी लोगों से? जहां तक मेरी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हम लोग का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कहीं पर भी इसको पूरा का पूरा कोई भी टीचर कोई भी चीजें जल्दी आपको पढ़ने को नहीं मिलती हैं। इसमें कहीं कुछ ना कुछ चीजें छोड़ ही देता है टीचर या कोई भी, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, इसके बारे में कंडीशन कैसे बनती है। ठीक है, हमने जब क्रैश कोर्स और कैप्सूल कोर्स पढ़ाया था तो उसमें भी इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, जिन जो हमारे साथ जुड़े थे उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 10 की बात आज करेंगे। मनोज जी, RPWD पढ़ाया गया था क्या अपनी क्लास में? सब RPWD पढ़ाया गया, सब पढ़ाया। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 10 की। कभी आया था जी, यूनिट 10 हाँ, की। अभी यूनिट आया 10 था ना आपका वो। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है आपका। मुझे जहाँ तक लगता है PWD पढ़ाया गया था, RPWD तो शायद नहीं पढ़ा। RPWG जो है वो आपका अपडेटेड में है, जो 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और ये 16 में आया असिस्टेंट था और प्रोफेसर कितना के जोड़े एग्जाम में भी आया था। क्योंकि हम जी लोगों जी ने एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मैं PWD वाला ही। RPWD ये आपका 2016 में आया था ना। ठीक, तो वही तो। ठीक, तो अब यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। जब कभी कोई भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, उनके स्कोप को पढ़ते हैं। इन 3 चीजों को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक, कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट के बाद फिर प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल के साथ हम लोग फिर इसकी क्या पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं। ठीक, कि भविष्य में ये क्या कहानियां गढ़ने वाली है, कि इनको अगर हम मान लो हम लोग पढ़ भी रहे हैं अपने सिलेबस में तो क्यों पढ़ रहे हैं, इनसे क्या हम लोग को बेनिफिट या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, जहां पर सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की उसके शरीर में उसके अंग में किसी भी प्रकार की कमी हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, व्यक्ति हो, चाहे जो हो, सभी प्रकार की कमियों को देखकर हम लोग उसके बारे में उसको शिक्षा देते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं मुख्य रूप से। क्लियर? क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद इसमें मुख्य रूप से और चीजें हम लोग को क्या पढ़ने को मिलती है, इसमें फिर आता है आपका टारगेटेड ग्रुप आता है। क्या आता है आपका? टारगेटेड ग्रुप। तो टारगेटेड ग्रुप का मतलब क्या होता है, बोले? टारगेटेड ग्रुप का मतलब क्या होगा, बताएं? टारगेट ग्रुप में वो ग्रुप जो हाशिए पे बच्चे रखते हैं, जो हाशिए पे लोग होते हैं, जो हाशिए पर रहने का मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसका सही मीनिंग बताएं, हाशिए पर रहने का मतलब क्या होता है? मार्जिनल लाइन जो इसका हिंदी मीनिंग होता है या फिर जो गरीब होते हैं या फिर जो कैसे जिनको सरकार से बाहर निकाल दिया गया हो। एक मिनट लोगों हाशिए पर होता है जो विलुप्त हो रहे हो या जिनकी संख्या कम हो रही हो या किसी न किसी वजह से उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या हम एक शब्द में कह सकते हैं वंचित समूह। क्लियर जी ना? ये वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो ये चीजें हम लोग को मिलती हैं हम लोग के एग्जाम में। तो हम लोगों ने जो टारगेटेड ग्रुप दिया है, टारगेटेड ग्रुप में हम लोग को तीन क्लासेस पढ़ने पड़ती हैं कि इनके टारगेटेड ग्रुप में क्या क्या होता है। सबसे पहले डाइवर्स लर्नर, तो टारगेट ग्रुप के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। टारगेट ग्रुप, ठीक, टारगेट ग्रुप का मतलब होता है लक्षित समूह। लक्षित समूह का मतलब कि जिनके लिए हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उन लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने 3 डिवाइडेशन किया। सबसे पहले डाइवर्स लर्नर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं, डाइवर्स लर्नर।
डाइवर्स लर्नर होते हैं सबसे पहले, डाइवर्स होता है, डाइवर्स के बाद फिर कौन सा होता है आपका, अभी जो बोला मार्जिनलाइज, तो वो मार्जिनलाइज अलग होता है जिसको हम बोलते हैं हाशिए पर होना, ठीक है, तो इसको मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, ठीक है, कौन सा होता है मार्जिनलाइज, और बाकी डिसेबल बच्चे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है। फिर इसके बाद आपका आता है लर्निंग विथ डिसेबिलिटी, लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स कौन सा आएंगे विथ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। अब देखिए इस डाइवर्स का मतलब क्या होता है आपका, जो विविधतापूर्ण होते हैं, हाँ, विविधता पूर्ण जो होते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है, हाशिए पर जो हो, ठीक, हाशिए पर जो स्थित समूह होते हैं उनसे संबंधित हम लोग बात करते हैं, ठीक, हाशिए पर जो स्थित होते हैं। और तीसरा जो है अन्य अन्य जो अक्षम बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षम शिक्षार्थी, ठीक, अक्षम शिक्षार्थी। जब जब इन तीनों के बारे में, तो पूरा का पूरा टारगेट क्या है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जब कभी हम एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को बैठा कर पढ़ाए, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा कोई ना कोई टारगेट होगा। अब टारगेट के कौन कौन से बच्चे होंगे, जो डाइवर्स लर्नर है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में है, और जो ये है आपके अधिगम अक्षम मतलब डिसेबिलिटी, मतलब कुल मिला के विविधतापूर्ण, जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां या विभिन्न प्रकार के सीखने में कोई ना कोई कमी होती, उनको एक कक्षा में बैठा ले। जो विलुप्त हो रहे हैं जैसे आदिवासी जनजाति के लोग, उनको शिक्षा सही रूप से नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट चाहे जितनी सुविधाएं प्रदान कर दे, लेकिन वो लोग घूम फिर, जैसे कबीले वाले हैं, कबीले वालों के लिए समस्याएं रहती हैं, तो उनको लेकर आना है। फिर आपसे कहता है कि अक्षम बालक, जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो विकलांग हो, उनको लेकर एक अक्षम, कहने का मतलब जब सभी को एक साथ लेकर हम बैठकर पढ़ाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। जब इन तीनों को एक साथ लेकर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तब आपका बनता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। इसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। क्लियर है ये पॉइंट, ये तीनों होती क्या चीजें हैं, क्लियर है, बताइए। जी जी, इसी में फिर इसके बाद आता आपका इवोल्यूशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्विकास, कैसे इसका विकास होता है, कैसे ये हम लोग के सबसे पहले इसकी बात कहां पर करी गई, इसका कार्यक्षेत्र कहां पर सबसे पहले आया, फिर ये भारत में कैसे प्रवेश करता है, पूरी की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं जब आपका डीप में कोर्स चलेगा। तब यहाँ पर क्या हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि सबसे पहले इसमें जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग के सामने तीन चीजें आती हैं। एक आता है स्पेशल, ठीक, एक आता है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल आता है, ठीक, स्पेशल के बाद फिर आपका क्या आता है, हाँ बोलिए, इंटीग्रेटेड, हाँ, विशेष फिर के क्या बाद इंटीग्रेटेड आता है, उसके बाद तीसरा इंटीग्रेटेड के साथ फिर तीसरा कौन सा होता है हम लोग का, समावेशी, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये तीन होता है। याद रखिएगा, स्पेशल को एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और हम लोग बुलाते हैं, सेग्रेगेटेड ना, सेग्रीगेट क्या है, सेग्रेगेटेड होता है ना, ये होता है जिसको बोलते हैं मुख्य रूप से, अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं विशेष, इसको एकीकृत समावेशी, एकीकृत और इसको समावेशी, ठीक। अब इनकी जब इसकी बात हम लोग करें तो इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम लोग के बारे में जान लेंगे तो हम लोग के कंसेप्ट और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो जहां पर अलग अलग शिक्षा दी जाए सबको,
जब कभी कहा जाए कि जो हैंडीकैप बच्चा है उसको अलग कक्षा में बैठाना जाए, जो सामान्य जनरल बच्चा है उसको एक अलग क्लास में बैठाना जाए, और जो मेंटली रूप से प्रॉब्लम में है उनको अलग बैठाना जाए, जब कभी अलग अलग की बात करी जाएगी तो वो आपका स्पेशल या सेग्रीगेटेड में आ जाएगा। ठीक, सेग्रीगेटेड हो जाएगा, सेग्रीगेटेड वही हाँ सेग्रीगेटेड हो जाएगा। मनोज सर, ये स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन को बोलते हैं कि स्पेशल को बोलेंगे? सेग्रीगेटेड स्पेशल बोलेंगे या अच्छा। और करके इसके अंतर सेग्रेटेड बोलते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग शिक्षा दी जाए। कल जब कभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पूछा जाएगी कि आप बताइए, 3 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, स्पेशल, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। जहां पर अलग अलग शिक्षा देने की बात आ जाएगी तो इन तीनों में से कौन होगा, तो आप बताओगे इंक्लूसिव होगा। कहां पर, जहां पर अलग अलग शिक्षा देने की बात करी जाएगी। ठीक है, तो वो आपका आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा आपका, सेग्रेटेड हो। फिर इंटीग्रेटेड में क्या आता है, इंटीग्रेटेड में क्या बोलता है कुल मिला के, सबको एक साथ समाहित कर दिया गया, बट उनके लिए वो फैसिलिटी नहीं दिया गया जो समावेशी शिक्षा में है। बिल्कुल, बस लाके एक साथ बिठा दिया गया है। मतलब कुल मिला के इंटीग्रेटेड की अगर कहानी देखा जाए तो इंटीग्रेटेड का काम केवल इतना होता है कि वह एक कक्षा में सभी बच्चों को लाकर बैठा दें, कुल मिला के उनका एडमिशन करा दें, बस इनका यही काम होता है एकीकृत वालों का। ठीक है, ये होता है, और साथ ही साथ एडमिशन करने में कोई पक्षपात ना करें हम। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड में क्या होता है, कोई बालक होता है उसको बैठाकर पढ़ाते तो है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती ना तो उसको अलग से कुछ ना कुछ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट धीरे धीरे करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकीकृत आ जाता है। कुल मिला के यहाँ पर जो ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर ओनली एडमिशन पर। ठीक, जब ओनली एडमिशन पर जो ध्यान देने की बात करेंगे तो वो इंटीग्रेटेड में आ जाएगा। लेकिन यहीं पर कहा जाता है कि नॉर्मल स्कूल में जब एडमिशन दिलाना हो, ठीक है, नॉर्मल स्कूल में जब एडमिशन दिलाना हो, मतलब नॉर्मल स्कूल में सभी को एडमिशन जब दिलाने की बात हो, केवल नीड पर फोकस। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में नीड फोकस होता है, नीड बेस्ड होता है। जी सर, नीड बेस्ड फोकस। ठीक, यहाँ पर नीड बेस्ड फोकस होता है, मतलब कि यहाँ पर ऑल चिल्ड्रेन को इंक्लूड करके वहां पर उनको पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने का तरीका भी यहाँ पर क्या होता है, इनकी एबिलिटी को चेक करके। देखा होगा आपने कि छोटी कक्षाएं होती, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, ऐसे करके बना देते, 3 या 4 सेक्शन बनाते ना सभी स्कूलों में। तो वहां पे क्या होता है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सेक्शन वाइज में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाते हैं। जब सेक्शन वाइज में करके पढ़ाते हैं तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मतलब कि कुल मिला के सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है, लेकिन जब एक साथ बैठा तो दिया, लेकिन उनकी एबिलिटी को चेक करके उनको ट्रीटमेंट भी हम देना शुरू कर दें कि इंक्लूसिव क्लासरूम में ही उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ये आपका होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि नीड ओरिएंटेड कौन बात करता है, आपसे पूछेगा नीड ओरिएंटेड कौन बात करता है, तो नीड ओरिएंटेड ये बात करता है केवल के स्टूडेंट के एडमिशन के साथ ही बात करेगा, तो एडमिशन के साथ कोई पक्षपात ना हो, वो एकीकृत या इंटीग्रेटेड आपसे बात करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे स्पेशल की बात करेंगे, स्पेशल में जब कभी अलग अलग शिक्षा दी जाती है, ठीक है, मतलब टोटली सेपरेटेड रखा जाता है बच्चों को, कि भाई ब्लाइंड बच्चा है तो ब्लाइंड वालों को ब्लाइंड वाले के साथ ही, जो आपका बोल नहीं पाते उनको एक अलग कक्षा दी जाए, उनको पढ़ा लीजिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी। क्लियर, इतने पॉइंट सभी के बताएं? जी सर, यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है लीगल प्रोविजंस आते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको साफ कर देना, तभी लीगल प्रोविजन लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। साफ करें इसको। जी ठीक, जी सर, ये हो गया। ओके ओके।
और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो इससे आते हैं, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया होगा या आपने नेट का एग्जाम दिया होगा, तो नेट के एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन भरमार पड़ी थी, उसकी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें लगता है हाँ इसमें से सर, हम इस लोग बार को ऐसे ही हुआ देखने को था। मिले थे। साइकोलॉजी फिलोसॉफी को छोड़ दिए बाकी सभी को पूछा था भर भर के। हाँ जो मतलब नहीं पूछता था ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। करिकुलम हुआ, इंक्लूसिव हुआ, 9 यूनिट। अब आपके और हमारे जैसे ही पेपर बनाए होंगे, इसलिए उन्होंने जान लिया कि बच्चों ने तो ये पढ़कर आए होंगे। अब चलो जो इनको थोड़ा सा फंसाते भी हैं, तो फंसाने का काम उन्होंने किया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जहां तक सभी का अच्छा पेपर हुआ है, अब रिजल्ट आए तब पता चले और चीजें। अब यहाँ पर हम लोग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, नीतियां और अधिनियम जो चीजें होती उनसे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनपी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनपी पढ़ेंगे, ठीक है। एनपी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ये कब आया था, ठीक है, ये ध्यान देंगे हम लोग नंबर 1। फिर नंबर 2 पर हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको POA बोलते, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये किस सन में आया था, नंबर 3, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं हम लोग। फिर नंबर 3 पर क्या आता है, PWD आता है आपका, PWD आता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आता है, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आता है आपका। इसको हम लोग देखेंगे किस सन में बना था हम लोग का। फिर नंबर 4 पे देखते हैं, नंबर 4 पे हम लोग का क्या आता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी, NPD पढ़ेंगे हम लोग। फिर ना क्या पढ़ेंगे, जी सर, NPD, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर नंबर 5 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 5 पे हम लोग के जो सिलेबस में दिया है वो दिया है आपका NCF दिया है, क्या दिया है, NCF दिया है आपका। फिर नंबर 6 पर आपको हम लोग को क्या दिया है, बताइए, नंबर 6 में हम लोग क्या दिया है आपका, कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स पुनर्वास परिषद वाला RCI। फिर क्या दिया, क्या दिया है आपको, RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है आपका, क्लियर, ये चीजें आपको आती है। तो ये कब आएगा हम लोग देखेंगे अभी। फिर इसके नंबर 7 पे आपका क्या आता है, नंबर 7 पे हम लोग SSA पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, SSA हो जाता है आपका, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। फिर इसके नंबर 8 पर आपका क्या आता है, नंबर आपका आता है UNCRPD, UNCRPD, ठीक है। और नंबर 9 पर एक नई चीज जो एग्जाम सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी हम इसको जोड़कर पढ़ेंगे, क्या है, RPWD, ठीक है, इसी में संशोधन करके ये बनाया गया है, ठीक। तो सबके बारे में सबसे पहले इसके सन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, सबसे पहली पॉलिसी एजुकेशन कब बनी थी, बताइए, 1968 में बनी। फिर इसके बाद 1900 इम्पेयरमेंट पे लेकर आएंगे ना, इम्पेयरमेंट में। लेकिन जब कभी यहाँ पर क्या हो जाए आपका, जब कभी अब यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती, मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जो है बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आंख अभी हमारी सही है या किसी की भी आंख सही है, कुछ दिन बाद उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जब कभी ऐसी चीज आएगी तो वो दोषग्रस्ता आ जाएगी। मतलब कि शुरुआत में तो ठीक थी,
कुछ समय बाद उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये इम्पेयरमेंट करेगा। लेकिन ये डिसेबिलिटी की बात करेंगे जब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी ना कर पाए, मतलब प्रॉपर रूप से कोई काम ना दे पाए। अब मान लो आंख में कोई दोषग्रस्त आ तो गई, अब वो प्रॉपर मतलब वो हमेशा के लिए अब नहीं देख पाएगा, ठीक है। जब हमेशा के लिए नहीं देख पाएगा या उसमें कोई पर्टिकुलर एक उसका पार्ट जो है खराब है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी ना कर पाए, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर। वो तो हैंडीकैप में आएगा ना जब पर्टिकुलर हो जाएगा तो। नहीं एक्टिविटी ना करके नॉर्मल बिहेवियर ना कर पाए, हीनग्रस्त रहेगा तो वो हैंडीकैप हो जाएगा ना। अभी तुरंत हैंडीकैप भी बताते हैं। आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो वो हो जाएगा, ठीक है। जब कभी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो आपका डिसेबिलिटी आता है। लेकिन यहीं पर ये कह रहा है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी न कर पाने के कारण, अब देखिए इसकी डिसेबिलिटी के कारण जो है उसको जो है नॉर्मल लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर पाता है, तब जाके वो हैंडीकैप में कहलाता है। क्लियर कहानी ये है कि यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता है। जी सर, जी सर। नॉर्मल बिहेवियर, ठीक, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसेबिलिटी है। जब उसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं तब वो आपका हैंडीकैप में चला आता है। जैसे मान लो जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह पाता है, जब जो नहीं रह पाता है उसके लिए आपका हैंडीकैप है। जो पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाता है वो आपका डिसेबिलिटी है। और जो कोई ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपका इम्पेयरमेंट है। क्लियर ये पॉइंट तीनों बताए? जी सर। क्लियर है ये पॉइंट? फिर इसके क्लियर। फिर हम लोग के पास आता है आईसीएफ मॉडल, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीएफ मॉडल आता है आपका। क्या आता है? आईसीएफ मॉडल, ठीक है। आईसीएफ मॉडल का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। क्या होता है आपका इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ठीक है, फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ, ठीक। हेल्थ की बात करते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो हम लोग के माइंड में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यह मुख्य रूप से आईसीएफ मॉडल क्या था? एक क्वालिफायर का काम करता था। ये कुल मिला के अगर हम कह सके तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? स्टैटिकल टूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? स्टैटिकल क्या देखते हैं लोग? स्टैटिकल टूल देखते हैं ना। स्टैटिकल क्या देखते हैं लोग? टूल्स देखते हैं। अब स्टैटिकल टूल में हम लोग देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। इनके 5 पॉइंट स्केल्स देखते हैं कि इसमें कुल मिला के उनको मेजर करते हैं कि वो क्या क्या चीजें उनके अंदर एक्टिविटी आ रही, क्या चीजें उन लोग को हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है। इनके स्ट्रक्चर को जब कभी हम डिफाइन करने आते हैं या बताने आते हैं तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं ना। एक फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी होती है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स होता है। तो वहां पर देखते कि कोई भी बालक या बालिका है वह किस तरीके से बॉडी उनका मूव कर रहा है,
क्या एक्टिविटी में उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनके कहीं घर के इन्वायरमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसी सब चीजों को जब देखकर हम उसको बताते हैं कि यह किस कैटेगरी में जाएगा, कि इम्पेयरमेंट में जाएगा, कि डिसेबिलिटी में जाएगा, कि हैंडीकैप में जाएगा, उसके लिए जब ऐसी कंडीशन ले आकर बताते हैं तो आईसीएफ मॉडल में रखकर हम उसको वेरीफाई करते हैं, क्वालिफायर करते हैं, तब जाके हम उसको कुछ ना कुछ कह पाते हैं। क्लियर? हाँ, तो उनको नंबर देते हैं कि इतना है, और ये हर जगह लागू होगा। जैसे इनाम से ही क्लियर है कि इंटरनेशनल, तो हमारे में अगर हमने इनको दे दिया कि भाई इनको इतना इस स्तर तक ये दिव्यांग है, तो वो बाहर भी अगर जाते हैं तो वो चीज उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये सर्टिफिकेट के अनुसार। जी हाँ, सर्टिफिकेट के अनुसार होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन आता है कि इसमें कह रहा है कि विद्यालय की तैयारी तथा समावेशन के मॉडल हम लोग क्या आते हैं, मतलब कि समावेशन के मॉडल रेडीनेस आता है, रेडीनेस ऑफ स्कूल आता है, एंड और क्या आता है मैंने बताया था आपको, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं। तो मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन में क्या चीजें आएंगी बताइए? ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग, हाँ बोलिए। इंटरनल टीचिंग, तो जैसे जो बता रहे थे आपकी भ्रमण शिक्षक होते हैं जो स्कूल बाय स्कूल जाते, ट्रेवल करके पढ़ाते हैं, और टीम टीचिंग होती है, और क्या था एक और सीट ऐसे कुछ था। मतलब कि यहाँ पर पूरी कहानी हम लोग को बताई, क्या क्या संस्थाएं, क्या क्या चीजें बनी हैं, ये सब चीजें बताने का ये कह रहे हैं कि विद्यालय की तैयारी करेंगे, कि विद्यालय में बच्चे एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के साथ साथ उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से मॉडल को यूज करना है, एक सही तरीका उनके लिए क्या होगा, इन सब की कहानियों को हम लोगों के सामने लेकर वह आते हैं और बताते हैं कि हम बच्चे, अब हमारा बेबी जो है, हमारा बच्चा तैयार हो चुका है क्लासरूम में जाने के लिए। तो क्लासरूम में जाने से पहले विद्यालय उनको एंट्री करने के लिए क्या क्या चीजें देगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि प्रेवलेंस देगा, टाइप्स देंगे, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पढ़ने होंगे, मतलब कि असमान अध्येताओं का जो बाहुल्य होता है कि उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कितने प्रकार की चीजों को हम उनको दे सकते हैं, पूरी की पूरी चीजें हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। अब ध्यान किस पर देना है कि वो एजुकेशनल चीजों को कैसे सीख सके डाइवर्स लर्नर से। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि एजुकेशनल नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब कि वो कह रहा है कि इनके जो है शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके बौद्धिक, शारीरिक और इनके मल्टीपल, मतलब कि बहुल दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए इनकी सब चीजों की तैयारी करी जाएगी। फिर इसमें कह रहा है कि दिव्यांगता के जो कारण होते हैं उनको भी जानना है, उनसे संबंधित जो उनके निवारण है उनके बारे में भी जानना है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, इन सब चीजों के बारे में, अनेक प्रकार की जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स कि यहाँ पर कैसे उनको पहचाने कि कोई बच्चा अगर हकला कर पढ़ रहा है तो उसको कौन सी परेशानी है, कोई मैथ को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको कौन सी डिसकैलकुलिया वाली परेशानी है। ठीक है, इससे पहले डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम मुलाकात करेंगे जब हम लोग सिलेबस के अंदर चलेंगे। और तब क्लियर ये पॉइंट बताएं? जी सर, सभी को क्लियर ना? इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ, बी वाला। यहाँ पर ए और बी आपके सामने हो चुका है, इसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज ये यूनिट खत्म होगी, इसके हम लोग यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोग के सामने आने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी की तरफ जब चलते हैं तो सेक्शन सी में हम लोग को देखिए क्या पढ़ने को मिलता है।
सेक्शन सी में हम लोग को पढ़ने को मिलता है प्लानिंग। क्या मिलती है? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग और मैनेजमेंट। हाँ, कि यहाँ पर जब कभी यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करेगा, है ना, कि उनको कैसे उनको देखता है अपने फॉर्मेट में, मतलब कि यहाँ पर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट देखना है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट देखना है। यहाँ पर कि यहाँ पर समावेशी कक्षाओं का जो नियोजन है और जो प्रबंधन है उनसे संबंधित जब कभी देखेंगे तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि जब कोई मान लो कोई बच्चा चढ़ने उठने में बैठना है उसको सीट पर, तो बैठने के लिए वो कैसे क्लासरूम तक पहुंचेगा, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, उनके दरवाजे जो है स्लाइड वाले हों कि अपने धीरे से खोलो तो खुल जाए, और दरवाजे जो है चौड़ाई पर हो, सीढ़ियां भी बनी हो, सीढ़ियों के साथ साथ एक पैदल वाला जो होता नहीं ऊपर नीचे जाने वाला वो भी इनके साथ बना होना चाहिए, तभी ये ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर कर सकते हैं। फिर इसके साथ इनमें करिकुलम से रिलेटेड बात आती है। करिकुलम कैसा होना चाहिए और करिकुलम को ये एडॉप्ट किस तरीके कर पाएंगे उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि इनका करिकुलम जो है एक सामान्य तौर पर सबसे पहले इनको डेली लाइफ के बिहेवियर में लाना सिखाते हैं कि डेली लाइफ हम लोग कैसे जीते हैं। डेली लाइफ जब ये लोग जीना सीख जाते हैं तब इनको नई नई चीजों को सिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ये लोग नई चीजें सीखने का प्रयास करें। फिर असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इनको सिखाते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का यूज सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट में क्या चीजें आपकी आएंगी? प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा एड्स एंड एप्लियंस। क्या आ जाएगा? एड्स एंड एप्लियंस। ठीक है, एड्स एंड एप्लियंस आ जाएगा। ठीक है, एड्स मींस क्या होता है आपका कि यहाँ पर जो आपके सहायक साधन होते हैं और आपके उपकरण होंगे, मतलब साधन देखेंगे और उपकरण देखेंगे। ठीक, इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इसमें प्रोसेस देखेंगे, इसके बाद इसके प्रोसेस भी आता है। ठीक, प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोसेस में इन्होंने बोला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान और रेमेडियल टीचिंग के बारे में बोला है। मतलब इंडिविजुअल बोला है और रेमेडियल बोला है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर दो चीजें हम लोग को ध्यान देना है, इंडिविजुअल के बारे में और रेमेडियल, इन दोनों से संबंधित क्या चीजें होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि पेरेंट, मतलब यहाँ पर पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, माता पिता को यहाँ पर पेशेवरों के रूप में भागीदारी निभानी होगी। ठीक है, कब निभानी होगी? रोल ऑफ पेरेंट का यहाँ पर पीयर्स हो जाएगा, प्रोफेशनल्स हो जाएंगे और टीचर्स स्कूल से, मतलब कुल मिला के यहाँ पर बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने का जो कार्य होगा वह मुख्य रूप से काम होगा उनके माता पिता का, क्योंकि बालक की पूरी की एक्टिविटी, पूरी जो है जानकारी उनके अभिभावक को, पेरेंट्स को होती है। तो वो बचपन में ही अगर उनकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा तो उनके अंदर जो कमियां हो रही है उसको बहुत जल्दी कम कर दिया जा सकता है या धीरे धीरे उसको खत्म कर सकते हैं हम लोग। तो इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी रहती हैं। फिर हम लोग सेक्शन डी की तरफ जाएंगे तो सेक्शन डी में हम लोग को बैरियर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर बैरियर्स मींस होता है रुकावटें, कि क्या क्या रुकावटें आएंगी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या करने के लिए। तो सबसे पहले पुरानी मान्यताएं आती ना, पुरानी मान्यताओं में था कि पहले ये देवी देवताओं का प्रकोप माना जाता, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, दौर बदलता गया, व्यक्तियों के दिमाग और भाव में परिवर्तन होता गया। जब ऐसे परिवर्तन होने लगे तो वहां पर ये पता चला कि ये तो कोई दैवी प्रकोप नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, नेचुरलिस्टिक प्रॉब्लम होती है, ना कि गॉड गिफ्टेड होता है। ये नेचुरलिस्टिक प्रॉब्लम होती है जिसमें एटीट्यूड आपका आता है।
ठीक, एटीट्यूड आता है आपका, एटीट्यूड के बाद इसमें सोशल चीजें आती हैं, ठीक है, सोशल के साथ साथ इसमें एजुकेशनल आता है आपका, ठीक है। ये आपको फैक्टर्स हैं, ये आपको प्रॉब्लम करते भी हैं और ये बताते भी कि समाज में कैसी इनकी अवधारणाएं हैं, शिक्षा में क्यों इनके माता पिता इनको नहीं भेजते थे। करंट स्टेटस हम लोग को देखना है कि यहाँ पर करंट स्टेटस में देखना है कि भारत में जो समावेशी शिक्षा है उसको लोग किस तरीके से आज के नजरिए में देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आता है कि रिसर्च में इसको बढ़ावा देने में ढेरों काम भारत सरकार कर रही है। मेरा ऐसा मानना है जो सामान्य लोग होते भीख मांगकर खा लेते हैं, या जो भीख मांगते भीख मांगना ही एक तो गलत बात है। दूसरा, हमें हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो डिसेबल्ड हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो सड़क पर वो घूमते रहते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे भयावह कंडीशन है कि कोई एक व्यक्ति होता है और वो मानसिक रूप से अगर परेशान है तो उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है भी तो, लेकिन बहुत सी सरकार इतने लोगों को नहीं कर पाती है सहायता। तो यहाँ पर समाज का कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों को सही दिशा और सही जगह पर पहुंचाए ताकि उनका सही तरीके से उपयोग कर सके, इस समाज में हम उनको सही तरीके से यूज कर सके। हम लोग देखते कि किसी घर में कोई एक भाई जो है छोटा कम दिमाग का है, बड़ा भाई सही है तो वो सरवाइव कर ले जाते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि उनको बाहर निकाल देते हैं जो कि दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तो ऐसी कंडीशनों को रोकने के लिए हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। क्लियर है? इतने पॉइंट सभी को बताएं। लेकिन सबसे पहला और प्राथमिक दायित्व तो पेरेंट्स का ही होता है ना सर। बिल्कुल होता है, लेकिन पेरेंट्स तो बहुत ध्यान देंगे। याद रखिएगा, हम लोगों के आसपास का वातावरण ही हम लोग को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर मान लो एक डिसेबल है, वो घर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब कभी बाहर जाता है तो वहां आसपास के बच्चे हैं वो उसको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो इसके अंदर हीन भावना आ जाती है ना। तो ये सब घर में नहीं होता है बल्कि उसके एटमॉस्फेयर में ऐसे चारों तरफ ऐसी बाहर से होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर सबके पेरेंट्स ये कहें कि हाँ वो डिसेबल है, उसको आप सही तरीके से ट्रीट करना जैसे और लोगों को ट्रीट कर रहे हो, अलग तरीके से मत ट्रीट करो। तो ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल हाँ, इसीलिए पहली पाठशाला माँ की नहीं बल्कि पूरे घर परिवार को ही कहना चाहिए पहली पाठशाला होती है छोटे बालक के लिए, वही होती है। ठीक है, अब नया कोटेशन जब हम किताब लिखेंगे तो लिख कर आएगा ना कि केवल माँ की मतलब क्या होती है, आपकी कोटेशन क्या है? प्राथमिक शिक्षिका जो होती है वह माता होती है, तो हम कहेंगे प्राथमिक पाठशाला जो होती है केवल माँ नहीं होती बल्कि पूरा परिवार होता है। वो अपने बाबा से वही दायित्व जो बोल रहे थे, दायित्व प्राथमिक दायित्व जो है माँ बाप की होती है, इसलिए बार बार इसमें फोकस किया गया है। और पिछले बार क्वेश्चन भी आया था कि इसमें से कौन कौन से कारक जो है वो बच्चों को उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं समावेशी शिक्षा बाधा कारक के रूप में। तो ये चीज भी इसमें डाला गया था पेरेंट्स वाला। तो हम लोग भविष्य में हम लोग भविष्य में आने वाले शिक्षा शास्त्री होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई कुलपति होगा हम लोगों में से ही। तो हम लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं हटाकर किनारे करें और एक नई अवधारणाओं को हम लोग समाज में लेकर आए कि केवल घर की महिला जो होती माता होती हैं उनके ऊपर पूरा भार ना डाला है, बल्कि पूरा समुदाय पूरा परिवार उसकी जिम्मेदारी ले कि प्राथमिक पाठशाला केवल मां न कहलाए बल्कि पूरा परिवार कहलाए। इस कंडीशन को हम लोग को लाने के लिए थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा सजग होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कहानियां हम लोगों को बनानी है। तब शायद वो बच्चा बच जाए। अगर अकेला उसी के ऊपर भार दे दे तो पॉसिबल नहीं है। बचना जाए, बचाना है, ऐसी कंडीशन हमें करना है। हमें ये याद रखना कि हम लोग भी अध्यापक है, तो हम लोग जब कभी क्लासरूम में जाते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि कौन बच्चा किसकी कितनी मेमोरी है।
जब मेमोरी के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है और एक सामान्य बच्चा है, तो इंटेलिजेंट बच्चे को हम लोग ज्यादा प्रेफर कर देते हैं। ये हम लोग की सबसे बड़ी कमी है। हम सामान्य बच्चे को और मध्यम वर्ग का जो बच्चा है उसको भी साथ में लेकर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हम लोग केवल अच्छे बच्चे को, मान लो कोई काम करना हुआ क्लास का, अरे चलो ये बच्चा समझदार इसको दे दो, नहीं, कभी ये चीजें अगर आपने कह दी क्लास में ना, तो वहां पर बच्चा अपने आप में कंपेयर बहुत जल्दी करता है क्लासरूम में। जैसे हम यहाँ पर पढ़ाए, हम ही कहते कि हाँ ये बच्चे फलाने में से ये बच्चा ज्यादा अच्छा है, ये इनको ज्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पर आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी ना। तो हमारे लिए तो सब बराबर है ना, तो वहां जब आप सबके लिए हम बराबर है तो हमारे लिए भी तो सब बराबर होने चाहिए। तो ऐसी भावनाएं जब आ जाएंगी तो समता और समानता का भाव ऑटोमेटिक आ जाएगा हम लोगों में, अपने आप आ जाएगा। जी सर। क्लियर सभी को बताए? समझ में आया सभी को? बताइए। हाँ। और सभी लोगों ने क्रिसमस को एंजॉय किया? कहाँ कहाँ गए आप लोग बताएं।